आप सभी का स्वागत है भाई के SST यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रशांत और मैं एक छोटा सा नया सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें बहुत बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो सर NCERT पढ़ना चाहिए। मैं बोला हाँ, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से NCERT तो मस्ट है पढ़ना, मगर सर मैं जब भी NCERT पढ़ता हूँ तो समझ ही नहीं आता, कुछ सब कुछ लेंदी लगता है और NCERT इतना बड़ा है कि मैं पढ़ूँ कैसे। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा सीरीज़ लाया हूँ जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। और वो मैं पूरे NCERT को अंडरलाइन कर चुका हूँ। देखिए, मैं पूरे NCERT को अंडरलाइन कर चुका हूँ। NCERT का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड में नॉइज़ चल रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा अभी चल रहा है, तो दुर्गा पूजा के कारण हर जगह गाने बज रहे हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके, देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने साथ एक NCERT बुक रखना है। ओके, जो मैं कहानी आपको बताऊंगा वो कहानी समझते चलना है। ओके, और उस कहानी के थ्रू जहाँ जहाँ मैं NCERT में टिक लगाया हूँ उस NCERT के लाइन को, उस NCERT के टॉपिक को आप एग्ज़ाम लिख के, पेंसिल से एग्ज़ाम लिख के आप टिक लगा दीजिए। ओके, अगर आपको ये हाईलाइटेड NCERT चाहिए तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव या फिर मैं PDF का लिंक डाल दूंगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। देखिए, अपना NCERT का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, देखिए NCERT तो अंडरलाइन मैंने कर लिया है, मगर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है क्या। देखिए, मान के चले कि आपके दादा परदादा या फिर आपके पास लगभग 10 एकड़ का एक ज़मीन है, 10 एकड़ का एक ज़मीन है। अब उस 10 एकड़ के ज़मीन में आपने क्या किया कि आपने पैसा जमा किया और उस 10 एकड़ के ज़मीन में आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास रिसोर्स तो पहले से था। सर कहाँ से रिसोर्स आया? देखो बुआ, रिसोर्स तो पहले से है, जो आपके पास लैंड है वो रिसोर्स तो पहले से है। आपने क्या किया कि उस लैंड रिसोर्स में आपने थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दिया। डेवलपमेंट मतलब क्या, इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। तो उस रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले अपने रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास लैंड है, उस लैंड के साथ आपने इंस्टीट्यूशंस लगा दिया, आपने मशीनरीज खरीद ली, ट्रैक्टर्स खरीद ली, फर्टिलाइज़र खरीद ली, यूरिया खरीद ली, और उसके साथ आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। और ये डेवलपमेंट किसका हुआ? ये डेवलपमेंट आपका हुआ कि आप उस लैंड रिसोर्स से, जो उस लैंड पे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो एग्रीकल्चर करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है बाहर, उसको बाहर दुकान में बेच दे रहे हैं, और बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रही है वो है आपका डेवलपमेंट। ओके, अब चलते हैं पेज नंबर। अब मैं जहाँ जहाँ टिक लगाने के लिए बोलूँगा चुपचाप टिक लगा लो, वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि फर्स्ट पेज में जो इम्पॉर्टेंट है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड, इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरलेबल एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स। तो आप इस पूरे बॉक्स को अंडरलाइन लगा लीजिए कि ये है रिसोर्स का डिफिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। वन सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया। अब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इवॉल्व्स एंड इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, कोई भी रिसोर्स अगर आप चला रहे हैं ना, कोई भी रिसोर्स अगर चला रहे हैं तो उस रिसोर्स को चलाने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस रहना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो कि आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है और उसमें आप एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हो, तो जो नेचर है, जो लैंड रिसोर्स है, वो आपके हाथ में रहना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हो आप, जो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हो आप, जो यूरिया का यूज़ कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होना चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशंस, किस इंस्टीट्यूशंस को आप बेच रहे हैं, या फिर माइनिंग के पर्सपेक्टिव में वो इंस्टीट्यूशंस आ गया बड़ी बड़ी कंपनी, कि आप किस इंस्टीट्यूशंस को वो माल बेच रहे हैं, वो कच्चा माल बेच रहे हैं, वो राइस बेच रहे हैं, वो वो कोल बेच रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो है देयर आर
These रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग वेज, जैसे कि फर्स्ट आपको याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जो है रिन्यूएबल और एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो वो है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स एंड रिजर्व। ओके, इस चैप्टर में टोटल 3 पॉइंट है, जैसे कि व्हाट इज रिसोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी रिसोर्स आप निकालते हैं तो उस रिसोर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा रिसोर्स है उसको बहुत सारे वेज के ऊपर क्लासीफाई किया गया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया, ओनरशिप हो गया, उसके बाद हमारा स्टेटस हो गया। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट। पेज नंबर फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कि जो रिसोर्स है हमारे पास उसका डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। तो रिसोर्स आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवर एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, आजकल हमारे पास जो भी रिसोर्स है, जब पहले अर्ली मैन हुआ करते थे तो हमारे पास कोई रिसोर्स था ही नहीं। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं और उस रिसोर्स के कारण जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में जैसे कि अगर देखिए, अगर आप किसी रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़, तो उसके साथ साथ उस रिसोर्स का कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी आता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि अगर आप किसी रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कि आप किसी रिसोर्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करिए, ग्रीड के लिए नहीं करिए, लालच के लिए नहीं करिए। क्योंकि सेटिस्फाई तो आप किसी भी चीज़ से हो जाओगे, मगर आपको किसी चीज़ से अगर लालच हो गया तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, कि अगर रिसोर्स को हम लोग अच्छे से हैंड में नहीं डाले, अगर गवर्नमेंट अच्छे से रिसोर्स का यूज़ नहीं किया तो सोसाइटी क्या होगा, 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा रिच और एक हो जाएगा पुअर। अब आते हैं थर्ड की तरफ। अगर रिसोर्स को हम लोग ठीक से यूज़ नहीं किए, ठीक से हाथों में नहीं डाले, अगर हम सेटिस्फाई के लिए यूज़ नहीं किए, अगर हम लालच के लिए यूज़ किए, तो जो हमारा रिसोर्स है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ओजोन लेयर डिप्रिएशन हो जाएगा और इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडाइजेशन। अब लैंड डिग्रेडाइजेशन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इसी में। अभी के लिए बस समझ जाओ कि अगर हम रिसोर्स को ठीक से यूज़ नहीं करें तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्रिएशन हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा और लैंड डिग्रेडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा वहाँ टिक लगा लो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इधर। अब है कि रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सुनो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है कि किसी भी रिसोर्स को अगर हम यूज़ करें या फिर किसी भी लैंड को हम यूज़ करें, किसी भी वाटर रिसोर्स को अगर हम लोग यूज़ करें, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एज अ रिसोर्स बना के यूज़ करें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। या फिर अगर हम किसी रिसोर्स को खर्च कर रहे हैं तो वो रिसोर्स हमारे लास्ट जनरेशन के लिए या फिर हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें बचाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। क्या है, शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। और उसके बाद है कि द नीड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ वहाँ टिक लगाते चलो बुआ। अब हम आते हैं, एक रियो समिट हुआ था 1992 में। उस रियो अर्थ समिट से हमें एजेंडा 21 मिला। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियो अर्थ समिट क्या है और उसके बाद समझेंगे एजेंडा 21 क्या है। देखिए, रियो समिट जून 1992 में हुआ। लगभग 10 हेड्स ऑफ द स्टेट्स आए, मतलब 10 हेड्स ऑफ द मेन कंट्रीज आए। रियो समिट आपको ब्राज़ील में हुआ था एंड ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। जो पहला अर्थ समिट हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना। तो जो पहला अर्थ समिट था, जो फर्स्ट इंटरनेशनल समिट था, वो ब्राज़ील में हुआ था। अब ये रियो जो अर्थ समिट हुआ है इसमें किस किस बातों को ध्यान दिया गया है, तो वो है प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, और उसमें से है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
मतलब कि जो रियो अर्थ समिट है वो अर्थ को बचाने के लिए एक समिट लाया गया, और वो समिट हुआ 1992 में, जिसमें जो ब्राज़ील था वो सबसे फर्स्ट कंट्री था जो इंटरनेशनल अर्थ समिट किया। और उस रियो अर्थ समिट में सिर्फ और सिर्फ बात हुई ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, और उस रियो अर्थ समिट में से जो एक पॉलिसी निकला, एक तरीके से आप उसको पॉलिसी मान सकते हैं, उसका नाम है एजेंडा 21। ठीक है, अब एजेंडा 21 क्या था कि तो एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, अब एजेंडा 21 समझते हैं कि एजेंडा 21 था क्या। तो एजेंडा 21 साइन किया गया वर्ल्ड के बेहतरीन लीडर के द्वारा, जो 1992 में हुआ, जो हुआ UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कि जो आपका एजेंडा 21 है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट और उसके डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। अब इस एजेंडा 21 में क्या था, इस एजेंडा 21 में था कि हम जो 21st सेंचुरी है, उस 21st सेंचुरी जाते जाते जो पॉवर्टी है, जो डिजीज़ेज़ है, जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, या फिर जो इन्वायरमेंट में जो डैमेज आ रहा है, उन सभी को बचाने के लिए। और वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21, कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो गांव होते हैं, जो विलेज होते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सारे इलाका में गांव काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन गांव में एजेंडा 21 को भी प्लेस किया जाए, और उस एजेंडा 21 के द्वारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो खुद अपना पॉलिसीज़ बना सके, खुद अपना पॉलिसीज़ बना के आगे बढ़ सके। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिसोर्स प्लानिंग, कि हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे। ओके, तो द प्लानिंग इज़ अ वाइडली accepted strategical for the judicious use of resource. It is important in a country like India. हमारे इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। जब हम लोग राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ हमें डिजर्ट मिलेगा, जब हम लद्दाख की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत ठंडा मिलेगा, जब हम उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ टेरिस फार्मिंग होगी, जब हम लोग नीचे आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ तो बिहार मिलेगा, वहाँ झारखंड मिलेगा, झारखंड जहाँ माइनिंग हो रही है, बिहार जहाँ खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, साउथ की तरफ हम जाएंगे तो लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ क्या हो रहा है, जब हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ डैम्स बनी हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हर एक स्टेट, हर एक मान के चलो हर एक लैंड मास अपने में बहुत बड़ा डाइवर्स हो रहा है, तो इंडिया में हमें रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे कि द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश जहाँ पे रिच ऑफ मिनरल्स एंड कोल रिसोर्स है। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, मगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ वेल डेवलप्ड सोलर एंड विंड एनर्जी है, मगर वहाँ लैक ऑफ वाटर रिसोर्स है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर स्टेट के पास अपना रिसोर्स है, और हर स्टेट के पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ भी करके रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हम करें कैसे करें कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की एक स्टेट में पानी भी 50% पहुंचना चाहिए, और उसके पास अगर लैंड रिसोर्स है तो उसमें खेती बाड़ी भी अच्छी पैदावार होनी चाहिए। तो लैंड रिसोर्स के लिए तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस रिसोर्स को। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उस रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा कि हम उस रिसोर्स को कैसे निकालें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। और उसके बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेचुरल डेवलपमेंट प्लान, कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ हमें मैचिंग करना पड़ेगा अपना रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान। ओके, फिर है कि इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for the achieving the goal of resource planning right for the first 5-year plan
लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंट, कि जो इंडिया है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में आज़ाद होते ही जो जवाहरलाल नेहरू है, उनका जो 5 ईयर प्लान है वो डायरेक्ट चला गया कि जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ हम डायरेक्ट बात करने लगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हम स्टार्ट कर देंगे। और वो सीधा भारत के आज़ाद होने के बाद नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं अपने टाइमलाइन के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, के रिसोर्स को हम लोग कैसे बचाएं। देखिए, पिछले 1-2 स्लाइड में मैंने बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपने नीड के लिए, अगर हम सेटिस्फेक्शन के लिए अगर रिसोर्स को यूज़ करें तो रिसोर्स अच्छे से यूज़ होगा। मगर अगर हम जैसे ग्रीडी के लिए यूज़ करेंगे रिसोर्स को, लालच के लिए रिसोर्स को यूज़ करेंगे, तो रिसोर्स ख़त्म भी होगा और रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, मतलब कि रिसोर्स को हम लोग बर्बाद कर देंगे। और अगर रिसोर्स प्लानिंग ठीक से नहीं होगा तो उसके कारण जो सोसाइटी है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक रिच और एक पुअर। और जैसे ही अगर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग ठीक से नहीं किए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स नहीं किए, तो उसके कारण क्या होगा, ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि जो रिसोर्स है वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को वो फेस करेगा। ओके, इसी बीच में जो हमारे, जिनको हम फादर ऑफ नेशन बोल देते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पे कुछ बात बोली है, तो उसे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। तो महात्मा गांधी ने कुछ बोला है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, कि रिसोर्स का यूज़ हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, हम अपने नीड के लिए कर सकते हैं, मगर एनीबडी अगर वो आदमी ग्रीडी के लिए यूज़ किया, लालच के लिए यूज़ किया, तो वो रिसोर्स का एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है, इसी बीच में एक किताब है जिसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जो लिखा है शेव मैशर्ड ने, जो लिखा हुआ है शेव मैशर्ड ने। एक किताब है जिसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिसके राइटर है शेव मैशर बोलो या मैशकर बोलो, स्पेलिंग याद कर लेना। ओके, शेव मैशकर नाम है उनका, जिन्होंने 1974 में एक किताब लिखी जो है गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर। हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लैंड रिसोर्स। अब हम आते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में, कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑन लैंड, कि जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है हम सब लैंड के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, की उस लैंड रिसोर्स के ऊपर हम, चाहे हम बात करेंगे ह्यूमन लाइफ की, चाहे हम बात करेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम की, या फिर चाहे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, ये सभी का सभी हम लैंड रिसोर्स के ऊपर टेक प्लेस करते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो हमारा 100% में से जो 43% ऑफ द लैंड है वो प्लेन्स है। अगर हम माउंटेन की बात करें तो वो है 30%। अगर हम प्लेट्यूज की बात करें, प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है, ये हमारे भारत का प्लेट्यू है जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन। 27% भाग जो लैंड रिसोर्स के अंदर आता है वो प्लेट्यू रीजन है। ओके, लैंड यूटिलाइजेशन में फर्स्ट आ गया फॉरेस्ट, सेकेंड आ गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, वैसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए, जो फार्मिंग के लिए, जो क्रॉपिंग के लिए नहीं है अवेलेबल, नहीं है ठीक ठाक, उसमें फर्स्ट आ गया वेस्ट लैंड, सेकेंड आ गया लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूज्ड, एग्जांपल बिल्डिंग रोड्स एंड फैक्ट्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, बॉक्स में भी डाला है, कि व्हाट इज़ नेट सोन एरिया एंड व्हाट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक कहानी सुनो, समझ में आ जाएगा कि नेट सोन एरिया क्या है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है। मान के चलो कि एक साल में आपने एक खेत से एक बार खेती की, और उस खेती के पैदावार को, अगर आपने एक साल में राइस उगाया और उस राइस को आपने बेच दिया अच्छे खासे अमाउंट में, तो एक खेत में एक साल में जो आपने एक बार खेती की वो आ गया नेट सोन एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, कि एक खेत में एक साल में अगर आपने 2 बार या 3 बार खेती की, मतलब कि विंटर सीजन आया तो आपने राइस उगा लिया, जब समर सीजन आया तो आपने वाटरमेलन उगा लिया, और जब नॉर्मल मतलब कि रबी क्रॉप आया तो रबी क्रॉप उगा लिया, खरी क्रॉप का सीज़न आया तो खरी क्रॉप उगा लिया, और अगर ज़ैद क्रॉप आया, वाटरमेलन आ गया, कुकुम्बर आ गया, तो उस समय में आपने
वो उगा लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक साल में पर्टिकुलर उतनी ही लैंड से जो पैदावार बाहर निकला वो है नेट सोन एरिया, और उसी लैंड से अगर आपने 2 से 3 बार ज़्यादा खेती की उसे हम बोल देंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। डन। आगे बढ़ते हैं कि अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउसबर 93% ऑफ द टोटल लैंड यूज। अब सर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 93% क्यों लिखा है, 100% क्यों नहीं लिखा है? देखो 93% इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो बहुत सारा लैंड है वो कुछ लैंड है पीओके के पास, पीओके डिस्प्यूट, कुछ है लाइन ऑफ कंट्रोल, कुछ लैंड ऐसे है जो बैरन लैंड है, कुछ लैंड ऐसे हैं जहाँ पे कल्टीवेशन हो ही नहीं रहा है। तो वो सारे जो एरिया है वो लैंड रिसोर्स के अंदर में नहीं आएंगे क्योंकि वो बर्बादी की तरह, मतलब वो छूटे हुए हैं। उनके ऊपर ना ही हम खेती कर सकते हैं, ना ही उनके ऊपर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। ओके नेक्स्ट, NSA इन इंडिया कम टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्ट एरिया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो 1 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं तो 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1972। सर इसका मतलब क्या हुआ है कि अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये बोलता है कि इंडिया में मिनिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम अमाउंट हमारा जो लैंड रिसोर्स है, उस लैंड रिसोर्स में से जो फॉरेस्ट है वो 33% तो होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि 33% है कि नहीं है। इस पाई चार्ट को देखिए, इस पाई चार्ट में जो फॉरेस्ट है वो है 18.11%, जो है लगभग 1960 टू 1961। फिर अगर हम लोग 2014 से 15 के बीच में देखते हैं तो वो है 23.3%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोला? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला कि 33% तो होना ही चाहिए, मगर क्या 33% है? नहीं है। जब हम 1960 की बात करेंगे तो 18% है, और जब हम लोग 14 to 15 की बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 23% है। आगे बढ़ते हैं। A part of the land is termed as a wasteland, and a land put to the non-agriculture wasteland included rocks, arid deserts area and lands. They are non-agriculture settlement of road, railway and industry. अब बहुत सारे ऐसे लैंड रिसोर्स है, बहुत सारे ऐसा ज़मीन है जो वेस्ट लैंड है, जहाँ पे रॉक्स है, जहाँ पे डिज़र्ट है, जहाँ पे रेलवेज है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर सेटलमेंट है। ओके अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे। बस हम पढ़ने वाले हैं लैंड डिग्रेडाइजेशन एंड कंजर्वेशन मेजर और सॉइल एज अ रिसोर्स। बस ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ओके देखिए, जो हमारा लैंड डिग्रेडाइजेशन है और लैंड को जो हम कंजर्व करेंगे, इसको एज ए एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम बात करेंगे माइनिंग साइट्स की, तो माइनिंग साइट्स इन ए स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैज़ काउज अ लैंड डिग्रेडाइजेशन। कि माइनिंग साइट के कारण जो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, जो स्टेट्स हैं झारखंड, जो स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, जो स्टेट्स हैं उड़ीसा, इन सभी एरिया में ड्यू टू माइनिंग जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कुछ स्टेट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी एरिया में काफ़ी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब कि जो चरवाहा है, जो जंगली जानवर को चढ़ाने के लिए, जो जंगली जानवर को खाना खाने के लिए दिया जा रहा है, वो यहाँ ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। ओके और ओवर ग्रेजिंग के कारण द मेन रीज़न फॉर द लैंड डिग्रेडाइजेशन। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की या फिर वेस्टर्न यूपी की, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ओवर इरीगेशन हो रहा है, और इस ओवर इरीगेशन के कारण भी हमारा जो लैंड डिग्रेडाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इस बीच में हमने 3 एग्जाम्पल देखा। 1 सेकेंड, 3 एग्जाम्पल देखा। 3 एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट देखा, माइनिंग के कारण मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। 1 सेकेंड, कलर अच्छा नहीं है, कलर ब्लू। ओके चलो, अगर हम बात करेंगे गुजरात की, हम बात करेंगे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो वहाँ ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो वहाँ ओवर इरीगेशन हो रहा है। और इन सभी रीजन्स के कारण जो हमारा लैंड डिग्रेडाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा
बढ़ रहा है। अब लैंड डिग्रेडाइजेशन तो हमने समझ गया, अब उसे कंजर्व करने का भी तो कुछ पॉइंट होगा। हम आखिर कंजर्व कैसे करें लैंड डिग्रेडाइजेशन को? तो लैंड डिग्रेडाइजेशन को कंजर्व करने का जो मेन पॉइंट है वो है देयर आर ए मेनी वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। हम बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ऑफ लैंड डिग्रेडाइजेशन, जैसे कि एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जंगली जानवर लोग जो ग्रेजिंग करते हैं, जो चढ़ाते रहते हैं, उनको हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट करें। प्लांटिंग ऑफ अ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, कि जो शेल्टर बेल्ट है प्लांट का वो अच्छे से लगाएं, जिसके कारण प्लांट टूटे नहीं। प्लांट, जंगली जानवर अगर बहुत तेज़ी से आए तो उस प्लांट को काट नहीं पाए, उस प्लांट को तोड़ नहीं पाए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी वेस्ट लैंड आपके इर्द गिर्द दिख रहा है उसका उस वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इंडिया में उन सभी के ऊपर हमें अच्छे से कंट्रोल रखना है। प्रॉपर डिस्चार्ज, इंडस्ट्री वेस्ट कैन बी रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडाइजेशन इन इंडस्ट्री एंड सब अर्बन एरिया, कि जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकल रहा है, गंदा एयर निकल रहा है, उस एयर और उस पानी के कारण क्या हो रहा है कि वाटर एंड लैंड डिग्रेडाइजेशन हो रहा है। कहाँ? इंडस्ट्री एंड सब अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर, एफोरेस्टेशन के ऊपर, हमें मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग के ऊपर, हमें प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट के ऊपर, हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, हमें वेस्ट लैंड के ऊपर, जो इंडस्ट्री जो गंदा पानी निकाल रहे हैं, जो गंदा एयर निकाल रहे हैं, इन सभी के ऊपर हमें एक अच्छा सा प्लान करना पड़ेगा। और इस प्लान के साथ साथ ही जो हमारा लैंड डिग्रेडाइजेशन है उसको हम कंजर्व कर सकेंगे। देखिए, अब आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो लास्ट टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स, इसका मैंने बेस्ट नोट्स बना के रखा है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। जो लैंड रिसोर्स है, जो आपका सॉइल रिसोर्स है, जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा से नोट्स बनाया है। जिस किसी बच्चे को भी NCERT अंडरलाइन अगर PDF के फॉर्म में चाहिए या फिर अगर सॉइल का नोट्स चाहिए तो उन्हें कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में जाना है और लिख देना है कि सर मुझे सॉइल का नोट्स प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। मैं उनके कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा सॉइल है उसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं 3-4 दिन बाद फिर से किसी इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में NCERT अंडरलाइन के साथ साथ। ओके, बाय।